निर्माण आईएएस के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन प्रताप तंवर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज के हमारे करंट अफेयर पर आधारित एमसीक्यूज। आज का हमारा पहला प्रश्न है आई फ्लॉज मुंबई जो हाल ही में समाचारों में चर्चा में है। पहला, इसका विकास पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने ग्रेटर मुंबई नगर निगम के साथ मिलकर किया। दूसरा, इसे एक मॉड्यूलर संरचना पर बनाया गया जिसमें कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए 7 मॉड्यूल है। अब आपको बताना है कि आई फ्लॉज मुंबई के बारे में ए, बी, सी या डी। सही उत्तर क्या है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। मतलब पहला स्टेटमेंट सही हुआ और सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हुआ। तो ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने ग्रेटर मुंबई नगर निगम के साथ मिलकर किया है। और ये आई फ्लॉज का मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इसकी जो फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम। ये फ्लड वार्निंग सिस्टम है ये। ओके, तो इसलिए कोविड-19 से इसका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत हुआ। अब देखते हैं इस प्रश्न को बनाया क्यों गया। ये देखिए, पीआईबी की खबर है 11 जून पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय मुंबई के लिए एक बाढ़ चेतावनी प्रणाली है आई फ्लॉज मुंबई। और ये आई फ्लॉज मुंबई को मुंबई शहर के लिए एक ये अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग प्रणाली के रूप में इसको डेवलप किया गया है। और ये क्या काम करेगी? शहर की प्रतिरोध क्षमता में सुधार के लिए, विशेष रूप से कब? जब अत्यधिक वर्षा की घटनाएं और चक्रवात के दौरान मुंबई के लिए ये प्रारंभिक चेतावनी का प्रावधान करेगी। आगे चलते हैं। अब अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। शिक्षण, अध्ययन और संसाधन, अनुसंधान एवं व्यावसायिक अभ्यास, स्नातक छात्रों की संख्या, पहुंच एवं समावेशी और पांचवा है धारणा। अब आपको बताना है कि उपयुक्त में से कौन से मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट द्वारा जारी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के मापदंड है। ऑप्शंस है ए, बी, सी या डी। देखो स्टूडेंट्स, इन दिनों यूपीएससी जो रिपोर्ट इंडाइसिस पे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनमें वो पैरामीटर्स पे, इंडिकेटर्स पे, इन पे भी क्वेश्चन पूछ रहा है कि उनके क्या क्या पैरामीटर और इंडिकेटर है। तो जितनी भी हमारी रिपोर्ट और इंडाइसिस है उसके बारे में हमें ये सब पता होना ज़रूरी है। और आपको साथ साथ मैं ये भी बता देता हूँ, जो हमारी रिपोर्ट और इंडाइसिस वाली जो क्लास है लॉकडाउन मॉड्यूल की, उस पर अवेलेबल है, आप उसको देखना। उसमें 2 वीडियो बनाई है मैंने, और जिसमें रिपोर्ट और इंडाइसिस को कवर किया गया है साल भर की। ठीक है, अभी तो इसका जवाब दीजिए कि आप ए, बी, सी या डी। सही उत्तर क्या होगा? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी का मतलब क्या हुआ कि 1, 2, 3, 4, 5 ये सारे के सारे ही NIRF के ये क्या है? मापदंड है। अब देखते हैं इस प्रश्न को क्यों बनाया गया। आज के द हिंदू की खबर है, आप देख सकते हो। NIRF रिलीज्ड बाय HRD मिनिस्ट्री द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क को जारी किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ HRD। इसी पे मैंने एक और क्वेश्चन बनाया है, नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे उसको। ये देखिए, अगला प्रश्न है उच्च शैक्षणिक संस्थानों के लिए इंडिया रैंकिंग 2020 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, समग्र रैंकिंग में सर्वोच्च स्थान IIT बॉम्बे को प्रदान किया गया। दूसरा, विश्वविद्यालयों की सूची में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु प्रथम स्थान पर है। और तीसरा, वर्ष 2020 की रैंकिंग में एक नया विषय क्षेत्र डेंटल को शामिल किया गया। अब आपको बताना है कि जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए इंडिया रैंकिंग 2020 जिसको NIRF, ठीक है, ये भी कहा जा रहा है कि संबंध में तीनों कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए, बी, सी या डी। सही उत्तर क्या है? आप मुझे जवाब दीजिए इस प्रश्न का। क्या सही उत्तर होगा इस प्रश्न का? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी का मतलब पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हुआ, दूसरा सही है और तीसरा भी सही है। तो अगर बात यूनिवर्सिटीज़ की करेंगे तो IISc बेंगलुरु को इसमें फर्स्ट रैंक मिली है। समग्र रैंकिंग में जो सर्वोच्च स्थान है वो IIT बॉम्बे को नहीं मिला, जबकि वो किसको मिला है? IIT मद्रास को वो रैंक मिली है। और तीसरा बिल्कुल सही है, डेंटल को एक नई विषय क्षेत्र के रूप में इसमें शामिल किया गया। अब देखते हैं इस प्रश्न को क्यों बनाया गया। ये देखिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की खबर है ये, और इसमें
आप देख सकते हैं इंडिया रैंकिंग 2020 जारी की गई है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए। आप ये देखिए आईआईटी मद्रास का जो इंजीनियरिंग में पहला स्थान बरकरार रखते हुए जो ओवरऑल रैंकिंग में सर्वोच्च स्थान इसी को मिला है, आईआईटी मद्रास को। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु प्रथम स्थान पे है। फिर प्रबंधन की श्रेणी में IIM अहमदाबाद है। अगर बात कॉलेजेस की करेंगे तो मिरांडा कॉलेज लगातार तीसरे वर्ष प्रथम स्थान पर रहा है। डेंटल कैटेगरी में फिर मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज है, ठीक है। और ये पूरी जो रिपोर्ट है नेक्स्ट स्लाइड्स में मैंने एक एक स्लाइड लगाई हुई है ताकि आपको सीधा एक एक स्लाइड में सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रही। ये देखिए समग्र अगर रैंकिंग की बात करें तो संस्थान का नाम है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, इसकी रैंक 1 है। भारतीय विज्ञान संस्थान ये बेंगलुरु, इसकी रैंक 2 है। और भारतीय विज्ञान संस्थान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली उसको रैंक 3 है। ओके, टॉप 3 को याद रखेंगे और टॉप 1 को ज़रूर याद रखना है, ठीक है। फिर ये देखिए यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु फर्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी सेकंड है और BHU यूनिवर्सिटी थर्ड है। ये टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ हो गई। आगे चलिए इंजीनियरिंग में देखिए जो टॉप इंस्टीट्यूशंस है IIT मद्रास, IIT फिर सेकंड नंबर पर दिल्ली और फिर IIT बॉम्बे। ये टॉप 3 हो गए इंजीनियरिंग के इंस्टीट्यूशंस। अगर बात करें मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस की तो देखिए IIM अहमदाबाद नंबर 1 है, IIM बेंगलोर सेकंड है और IIM कलकत्ता इसमें थर्ड रैंक पे 1, 2, 3। आगे चलते हैं। अब बात करेंगे कॉलेजेस की तो फर्स्ट रैंक है मिरांडा हाउस दिल्ली, लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वीमेंस ये भी दिल्ली है सेकंड पे और हिंदू कॉलेज दिल्ली ये थर्ड पे है। अब ये बात करते हैं फार्मेसी इंस्टीट्यूशंस की। हमारे देश में क्या है, जामिया हमदर्द नई दिल्ली फर्स्ट है, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ये सेकंड है और हिंदू कॉलेज दिल्ली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च मोहाली, ठीक है, ये रैंक थर्ड है। अब बात करते हैं मेडिकल कॉलेजेस की तो फर्स्ट रैंक है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स दिल्ली फर्स्ट है, फिर सेकंड पे पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़ और थर्ड पे क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर। बात करें अगर आर्किटेक्चर की तो इसमें आप देख सकते हो वास्तुकला में IIT खड़गपुर फर्स्ट है, IIT रुड़की सेकंड है और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कलिकट इसमें थर्ड है, जिसको NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी बोला जाता है इनको। आगे चले फिर देखिए लॉ के अगर बारे में, लॉ कॉलेजेस के बारे में, इंस्टीट्यूशंस की बात में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी बेंगलोर फर्स्ट है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली सेकंड है और नालसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ ये हैदराबाद ये थर्ड है। डेंटल की जो नई श्रेणी ये पहली बार जोड़ी गई है इस बार, इसको याद रखेंगे। मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज दिल्ली, मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज उडुपी ये फर्स्ट और सेकंड है। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह रैंकिंग प्रदान करने के लिए 6 संकेतकों अर्थात इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करता है। सेकंड, रैंकिंग में प्रथम शीर्ष 100 इंस्टीट्यूशंस में एक भारतीय संस्थान IIT बॉम्बे को शामिल किया गया है। अब आपको बताना है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 के बारे में A, B, C या D। सही उत्तर क्या होगा? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन, बताइए A, मतलब पहला स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि टॉप 100 में इंडिया का कोई भी इंस्टीट्यूशन इसके अंदर नहीं है। ये बात हम याद रखेंगे। ओके, अब थोड़ा बात कर लेते हैं QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के बारे में। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, तो ये QS से क्या मतलब है पहले ये जानते हैं। इसका जो नाम है क्वेरेली साइमंड्स, ठीक है, ये एक ब्रिटिश कंपनी है, एक ब्रिटिश कंपनी है ये। ओके, जो स्पेशलाइजिंग है किसमें, जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का एनालिसिस करने में इसकी स्पेशलाइजेशन है। मैं आपको बता देता हूँ, पहले जो ये QS वर्ल्ड रैंकिंग है इसी को पहले 2010 तक, इसको 2010 से पहले टाइम्स हायर एजुकेशन QS वर्ल्ड रैंकिंग कहते थे, लेकिन 2010 में इसका नाम बदल के QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग हो गया है।
और ये इसके लिए 6 पैरामीटर को इंडिकेटर्स को यूज़ करती है। वो 6 इंडिकेटर्स कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। पहला इंडिकेटर है उसमें एकेडमिक रेपुटेशन, दूसरा है, लिख दे रहा हूँ आप भी लिख लेना इसको, एम्प्लॉयर रेपुटेशन, एम्प्लॉयर रेपुटेशन। तीसरा इसका आधार है फैकल्टी स्टूडेंट रेशो क्या है, वहाँ पे फैकल्टी का और स्टूडेंट का रेशो क्या है। चौथे की अगर बात करें इसमें आएगा इंटरनेशनल फैकल्टी रेशो क्या है, इंटरनेशनल फैकल्टी रेशो। ठीक है, फैकल्टी रेशो की बात कर रहे हैं हम इसमें। और अगर बात करें नंबर 5 की, ठीक है, नंबर 5 मैं आपको एक सेकंड में बता रहा हूँ। अभी नंबर 5 में क्या है हमारा, इसके अंदर आएगा इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशो। एक सेकंड और रुकिए, मैं आपको बता देता हूँ और थोड़ा डिटेल में, बस एक सेकंड का टाइम और लूँगा मैं आप लोगों का, सिर्फ 2 सेकंड और रुकिए। तो पहला हो गया एकेडमिक रेपुटेशन, सेकंड हो गया एम्प्लॉयर रेपुटेशन, थर्ड फैकल्टी स्टूडेंट रेशो हो गया, फोर्थ हो गया इंटरनेशनल फैकल्टी रेशो, और फिफ्थ हो गया इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशो। ठीक है, और जो छठा है, जो नंबर 6 है, वो मैं लिख देता हूँ साइटेशन पर फैकल्टी। ये देखिए, तो ये कुल मिला के 6 आधार हो गए, हमें ये याद रखने हैं हमें, अगर आता है एग्जाम में। आगे चले, अब ये देखते हैं इस एमसीक्यू क्यों बनाया गया। ये देखिए, द हिंदू की खबर है, रैंकिंग डोंट रिफ्लेक्ट लेवल प्लेइंग फील्ड। ये बात की जा रही है, यहाँ पे बात हो रही है हमारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की, इसके बारे में यहीं पे जिक्र किया गया है। इसको लेके कुछ इन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए है VS चौहान ने, कि जो ये रैंकिंग है वो लेवल प्लेइंग फील्ड को नहीं दिखा रही। तो बस हमें तो मोटा मोटा याद रखना था QS वर्ल्ड रैंकिंग है क्या, कौन जारी करता है, क्या इसके इंडिकेटर है। आगे चले, देखो अगला प्रश्न है, और ये पीटी के लिए इस बार हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन है, नेचर इंडेक्स 2020 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इस सूचकांक में रैंकिंग किसी देश या संस्थान के 82 प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पत्रिकाओं में प्रकाशित लेखों पर आधारित है। मतलब जो रैंक दी जा रही है, पहले स्टेटमेंट का मतलब यह है कि 82 जो रेप्यूटेड जो साइंस जर्नल्स है उसमें प्रकाशित लेखों के आधार पर दी जाती है। सेकंड है, सूचकांक में विश्व के 3 शीर्ष देश है, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और जर्मनी। अब आप बताइए नेचर इंडेक्स 2020 के बारे में A, B, C या D, सही उत्तर क्या है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन C, मतलब पहला और दूसरा दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो याद रखेंगे स्टूडेंट, ये नेचर इंडेक्स 2020 है। 82 जो रेप्यूटेड साइंस जर्नल्स है उसमें कितने जो लेख है वो पब्लिश हुए, उसके आधार पे देशों को और इंस्टीट्यूशंस को रैंकिंग दी जाती है। ठीक है, और जो टॉप 3 कंट्रीज़ है वो USA, चाइना और जर्मनी है। अब देखते हैं इस MCQ को हमने क्यों बनाया। ये PIB की खबर है 11 जून की, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने क्या बोला है, प्रकृति सूचकांक अच्छा अर्थात नेचर इंडेक्स 2020 में शीर्ष 30 भारतीय संस्थानों में DST की 3 संस्थाएं हैं। ठीक है, मतलब अगर भारत में पूरी इस रैंकिंग की बात करेंगे नेचर इंडेक्स की, तो उसमें अगर टॉप 30 इंडियन इंस्टीट्यूशंस देखेंगे तो उन टॉप 30 इंस्टीट्यूशंस में 3 इंस्टीट्यूशंस DST के हैं। ये बात बोल रहा है, इस बात को ध्यान रखेंगे। बाकी आगे हम इसको देख रहे हैं पूरे इंडेक्स को, प्रॉपर स्लाइड लगाई है मैंने आपके लिए। ये देखिए नेचर इंडेक्स 2020 टेबल के बारे में बताया गया है। यहाँ पे ये देखिए, द रैंकिंग आर बेस्ड ऑन एन इंस्टीट्यूशंस और कंट्री शेयर ऑफ आर्टिकल पब्लिश्ड इन 82 प्रेस्टिजियस साइंटिफिक जर्नल्स। ठीक है, सिलेक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट पैनल ऑफ एक्सपर्ट एंड ट्रैक्ड बाय द नेचर इंडेक्स डेटाबेस। तो ये 82 प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पत्रिकाओं में कितने लेख पब्लिश हुए हैं उसके आधार पर ये रैंकिंग दी जाती है। अब इस पूरी रिपोर्ट को हम आगे पढ़ने वाले हैं, इस इंडेक्स को, उसमें हम देखेंगे इंडिया कहाँ स्टैंड कर रहा है। ठीक है,
ये आपको मेंस में बहुत अच्छा, आपको मेंस के आंसर राइटिंग में, इसके साथ साथ इंटरव्यू में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। ये देखिए, ये पूरी रिपोर्ट है। सबसे पहले बात करते हैं 2020 में इंस्टीट्यूशंस की। ठीक है, हम देख रहे हैं ग्लोबल लेवल पे। पहला आप देखिए, जो अगर इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेस, तो ये नंबर 1 पे है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नंबर 2 पे है। और मैक्स प्लांक सोसाइटी जर्मनी ये नंबर 3 पे है। तो आप देख सकते हैं इनके कितने आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2019 का रेशो दिखाया गया है, ये पे 2018 का रेशो दिखाया गया है। तो ये संख्या दिखाई गई है। तो टॉप 3 में चाइना, फिर अमेरिका का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आ गया, और उसके बाद मैक्स प्लांक सोसाइटी जर्मनी की है। आगे चलते हैं। अब ये बात कर रहे हैं यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस की, और हम ये देख रहे हैं इंडिया के कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस है। तो यहाँ पे मैंने टॉप 10 इंस्टीट्यूशंस दिखाए हैं इंडिया के। तो आप देख सकते हैं इंडिया के अगर टॉप 10 इंस्टीट्यूशंस में बात करें तो CSIR इसमें नंबर 1 पे है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। फिर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस नंबर 2 पे है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ये नंबर 3 पे है। तो आप इनके देख सकते हो कितने ये यहाँ पे आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं 2018 में, और उसके पास देख सकते हैं 2019 में। तो आप चाइना से इनकी तुलना करोगे तो आपको पता चलेगा हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं चाइना के और अमेरिका के मुकाबले। आगे और पिक्चर क्लियर होगी। फिर ये देखिए, अगर बात करें देशों की 2020 में वैश्विक स्तर पे अगर देखें 2018 से 2019 के बीच में, आप देखिए USA नंबर 1 पे है। कितने साइंटिफिक लेख पब्लिश हुए हैं? 20,000 से ज़्यादा। चाइना की आप बात करें तो ये भी 13,566 है। जर्मनी की बात करोगे 4,545 है। आप इसी में आप देखिए इंडिया कहाँ स्टैंड कर रहा है, 12वें नंबर पे। और कितने हैं? 1,041। तो आप देख सकते हैं चाइना और अमेरिका से हम कितना पीछे हैं। अमेरिका में हमसे 20 गुना ज़्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहे हैं, और चाइना में लगभग 13 गुना ज़्यादा हमसे ज़्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहे हैं। ओके, और यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं 2018 से 19 के मुकाबले बढ़ा है या घटा है, आप देख सकते हैं चाइना में 15.4% की है और इंडिया में 4.7। ओके, तो ये साइंटिफिक इस चीज़ को आप यूज़ करना मेंस में, जहाँ भी आपको इस्तेमाल इन सारी चीज़ों को यूज़ करने का मौका मिले स्टूडेंट्स। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये देखो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की अगर बात करें, दुनिया भर में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की क्या सिचुएशन है, तो आप देख सकते हैं अगर सरकारी संस्थाओं की बात करें जो किसमें वैज्ञानिक लेखों को प्रकाशित कर रहे हैं, उसमें चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंस नंबर 1 है। अगर बात गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की बात हो रही है, फिर सेकंड में बात हो रही है फ्रेंच नेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च। अब हम बात करेंगे सीधा इंडिया पे। इंडिया का देखो 15वें स्थान पे है, CSIR है उसमें भारत का। ओके, आगे चलते हैं। अब ये देखिए टॉप 10 राइजिंग कंट्रीज़ क्या बताई है इस इंडेक्स ने। तो इसमें हमारे जो इंडिया की रैंक है वो नंबर 8 पे है। राइजिंग कंट्रीज़ के हिसाब से देखा जाए तो नंबर 1 पे यहाँ पे भी कौन है? चाइना है अभी, फिर नॉर्वे है, फिर चेक रिपब्लिक है, और इंडिया यहाँ पे 8th रैंक पे स्टैंड कर रहा है टॉप 10 राइजिंग कंट्रीज़ में। ठीक है, देखो मैंने आपके सामने डेटा दे दिया, इन्फॉर्मेशन दे दिया, नॉलेज भी दे दी। अब ये आपका विजडम होगा, इसको कहाँ पे आप यूज़ करोगे मेंस में, कौन बच्चा इसको कैसे यूज़ कर पाएगा। ठीक है, जिसकी अच्छी इंसाइट है वो बहुत अच्छे से इसको आंसर राइटिंग पे यूज़ करेगा। ठीक है, और बाकी आगे जब मेंस की क्लासेस होंगे वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें यूज़ करने भी सिखाई जाएगी। चले आगे, तो टेंशन मत लेना ज़्यादा। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, और ये भी प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, IoT डिजिटल उपकरणों, व्यक्तियों, मशीनों और अन्य वस्तुओं की तार आधारित नेटवर्किंग प्रणाली है। दूसरा, IoT में BAN, LAN, WAN और VWAN, ठीक है, नेटवर्कों को जोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया बैन, लैन, वैन और VWAN। तीसरा हो गया IoT के जरिए मशीनों और इंसान एक दूसरे के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। अब हमें बताना है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में A, B, C या D। सही उत्तर क्या होगा? क्या होगा इसका सही उत्तर? 5 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन C। मतलब पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हुआ,
सेकंड सही हुआ और थर्ड सही है। देखो पहला स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है, देखो ये डिजिटल उपकरणों, व्यक्तियों, मशीनों और अन्य वस्तुओं के बीच ये नेटवर्किंग प्रणाली तो है लेकिन ये वायरलेस है स्टूडेंट, जबकि यहाँ पे क्या लिखा है, वायर बेस्ड, तार आधारित लिखा है ये, जबकि ये क्या है, वायरलेस है हमारा IoT। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। BAN को बोलते हैं बॉडी एरिया नेटवर्क, LAN को बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, WAN को बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क और VWAN वेरी वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, अब आप मुझे इसमें से जो एग्जांपल बताओगे बॉडी एरिया नेटवर्क का, आप मुझे एग्जांपल कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि बॉडी एरिया नेटवर्क से क्या मतलब है और उसका एग्जांपल क्या है। और IoT के ज़रिए क्या है, मशीन और इंसान एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेट कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। अब देखते हैं MCQ क्यों बनाया हमने। PIB की खबर है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय केरल ने SCTIMST के साथ मिलकर इंटरनेट ऑफ थिंग्स आधारित मास्क और डिस्पोजल और कोविड के खात्मे के लिए और UV डिसइंफेक्शंस को लॉन्च किया है। तो यहाँ पे इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात हुई, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेसिकली है क्या, वो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया। एक आपको इमेज भी दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स में क्या है, मशीनें हमारे साथ क्या करने लगती है, कम्युनिकेट करने लगती है। ये उसका एक एग्जाम्पल दिखाया है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे चले, अब ये देखिए अगला प्रश्न है, भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें। पहला, फॉरेन करेंसी एसेट्स, गोल्ड, SDRs और रिजर्व पोजीशन इन IMF। अब आपको बताना है कि उपर्युक्त का भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में घटता क्रम क्या है, मतलब सबसे ज़्यादा इस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में सबसे ज़्यादा क्या है, उससे कम क्या है, फिर लास्ट में सबसे कम क्या है। और ऑप्शंस है A, B, C या D, बताइए आप। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा हमारे लिए। A, B, C या D, सही उत्तर क्या होगा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन C। ऑप्शन C का मतलब क्या हुआ, पहले फॉरेन करेंसी एसेट आया, उसके बाद क्या आया, गोल्ड आया, उसके बाद क्या आया, रिजर्व पोजीशन इन IMF आया और उसके बाद आया SDRs। ठीक है, याद रखेंगे इस ऑर्डर को। अब देखते हैं इस MCQ क्यों बनाया। ये देखिए बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर है ये, ओके। और खबर क्या है कि इंडियाज़ फॉरेक्स रिजर्व नियर $500 बिलियन के नज़दीक पहुंच चुका है, बट RBI वोंट लेट रुपी राइज, वो जो रुपी को क्या नहीं, वो राइज नहीं होने देंगे। अब ये पूरी खबर आप देख सकते हैं, 12 जून आज की ही खबर है ये। अब देखते हैं इंडिया की जो फॉरेक्स रिजर्व की सिचुएशन क्या है, चलते हैं, ये RBI का डाटा है। और सबसे बड़ी बात मैं आपसे के सामने एक क्वेश्चन रखा हूँ कि वाई आर फॉरेक्स रिजर्व राइजिंग डिस्पाइट द स्लो डाउन इन द इकोनॉमी, मतलब अर्थव्यवस्था में मंदी की, स्लो डाउन की सिचुएशन बनी है, फिर भी क्यों फॉरेक्स रिजर्व बढ़ रहा है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। दो कारण तो मैंने खुद लिखे हैं यहाँ पे। एक कारण तो आप देख सकते हैं, द राइज इन इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इन इंडियन स्टॉक मार्केट एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो अभी जो भारत में FPI और FDI बढ़ा है, ठीक है, उन्होंने बहुत सारी इंडियन कंपनीज़ में उन्होंने पिछले 2 महीनों में क्या लिया है, स्टेक्स को उन्होंने खरीदा है, एक्वायर किया है, और उसके साथ साथ क्रूड ऑयल का प्राइस भी नीचे गिरा है, जिसके चलते इंडिया का इंपोर्ट बिल कम हुआ है और जिससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज जो बहुमूल्य है वो हमने बचा के रखा है। ये 2 कारण तो देखो मैंने दे दिए, बाकी के कारण आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। और जो नहीं बता सकता वो एटलीस्ट अपनी नोटबुक में लिख ले, क्योंकि PT में आपको इन सारी चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं देखो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की, और बात है, ये डेटा है हमारा लेटेस्ट है, 29 मई का आंकड़ा है, RBI की वेबसाइट से लिया गया है। तो अगर हम बात करें टोटल रिजर्व की, तो टोटल रिजर्व आप देख सकते हैं 4, यहाँ पे कितना लिखा है 493480, इतने $मिलियन है कुल मिला के, जो हमारा लगभग $500 बिलियन के करीब है। इसमें से आप सबसे ज़्यादा देख सकते हैं फॉरेन करेंसी एसेट है, जिसमें $455 बिलियन के करीब है ये। उसके बाद अगर गोल्ड की बात करें, ये $32 बिलियन के आसपास है। SDR की अगर बात करें तो 14 के आसपास है ये, ओके। और यहाँ पे अगर आप इसको देखें, फिर रिजर्व पोजीशन इन IMF, ये 4158, ये US मिलियन के करीब है ये। तो ये आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लेना, जो मैंने आंसर पूछा है वो उसका जवाब निकल के आ जाएगा आपके सामने, ओके। अगर बात करें यहाँ पे फॉरेन करेंसी एसेट की, FCA, ठीक है, तो ये किस में मेंटेन किया जाता है मैं आपको बता देता हूँ। ये US डॉलर में, यूरो में, पाउंड स्टर्लिंग में,
उसके साथ ऑस्ट्रेलियन डॉलर में और जापानीज़ येन में, इन सब में इसको मेंटेन किया जाता है। और जो मैंने आपको होमवर्क दिया है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। आगे चले अब। ये देखिए अगला प्रश्न है, इंडियन गौर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इन्हें IUCN की रेड डेटा लिस्ट में एंडेंजर्ड की श्रेणी में रखा गया। दूसरा, यह वियतनाम, ये वियतनाम लिख लेना, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, बांग्लादेश, चीन और भारत में पाया जाता है। तीसरा, ये अधिकांशतः सदाबहार और अर्ध सदाबहार वनों में मिलते हैं, मतलब एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट में मिलते हैं। अब आपको बताना है इंडियन गौर के बारे में A, B, C या D। सही उत्तर क्या है? क्या होगा सही उत्तर? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी का मतलब सेकंड स्टेटमेंट सही है, थर्ड सही है, पहले वाला गलत है, क्योंकि ये एंडेंजर्ड की श्रेणी में नहीं, इसको किस कैटेगरी में रखा गया है? इनको वल्नरेबल की कैटेगरी में रखा गया है IUCN में। देखते हैं इस प्रश्न को क्यों बनाया। ये देखिए आज के द हिंदू की खबर है, फर्स्ट एस्टिमेशन एक्सरसाइज ऑफ इंडियन गौर इन नीलगिरीज। नीलगिरी में जो इंडियन गौर के जो इसके कितना आकलन है, क्या संख्या है इनकी, उसका पहला आकलन किया जा रहा है नीलगिरी क्षेत्र में, जिसके हिसाब से इस क्षेत्र में 2000 के करीब इंडियन गौर्स पाए जा रहे हैं यहाँ पे। तो इंडियन गौर इस बार याद रखेंगे हम प्रीलिम्स में। तो देखते हैं इसका क्या स्टेटस है। ये देखिए IUCN में वल्नरेबल की कैटेगरी में है, और इसका जो एक्सटेंस देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे मिल रहा है। आप देख सकते हो पश्चिमी और दक्षिणी भारत क्षेत्र में मिल रहा है, यहाँ पे फिर ये पूर्वी भारत में मिल रहा है, उत्तर पूर्वी भारत में भी मिल रहा है, ये इधर नेपाल में, म्यांमार में, और ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ है, यहाँ पे इंडियन जो गौर है ये मिलता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब ये देखिए आज का हमारा अभ्यास प्रश्न क्या है। ग्रेस FO मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के बीच एक भागीदारी है। दूसरा, यह पृथ्वी पर भूमिगत जल भंडारण, झीलों और नदियों में जल की मात्रा, मृदा नमी और हिमानियों में जल संचरण में होने वाले परिवर्तन को पर्यवेक्षित अर्थात मॉनिटर करेगा। अब आपको बताना है ग्रेस FO A, B, C या D। सही उत्तर क्या है? इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। और आपको एक इन्फॉर्मेशन और देनी है स्टूडेंट्स, कल सैटरडे है, हमारी क्लास MCQ की नहीं हो पाएगी। जो नेक्स्ट क्लास होगी वो हमारी मंडे को होगी। कल मुझे बहुत अर्जेंट वर्क है, जिसके चलते इस सीरीज़ को कल नहीं कर पाएंगे हम, और संडे की हमारी छुट्टी होती है, तो मंडे को करेंगे, जिसमें सैटरडे की भी न्यूज़ होगी, संडे की भी न्यूज़ होगी और मंडे की भी न्यूज़ होगी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है, अदरवाइज़ मैं आपको पता है वैसे ही मैं क्लासेस ऑफ नहीं करता। आगे चलते हैं। ये देखिए कल हमारा अभ्यास प्रश्न था 11 जून का, स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह जलवायु अभियांत्रिकी की एक विधि है जो ग्लोबल वार्मिंग को धीमा कर सकती है। दूसरा, स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन की प्रक्रिया में सल्फर डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल किया जाता है। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर था वो था ऑप्शन C। ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये देखिए आज की दो और खबर है, छोटी छोटी ज़रूरी है। रिजर्व बैंक प्रपोजेस टू शोर अप बैंक बोर्ड्स, मतलब रिजर्व बैंक बोर्ड्स को मजबूत बनाए रखने के लिए कुछ प्रस्ताव लेके आया है, और इनको जो किस नाम से एक डिस्कशन पेपर जारी किया है RBI ने अपनी वेबसाइट पे, आप भी जाके देख सकते हो। डिस्कशन पेपर ऑन द गवर्नेंस इन कमर्शियल बैंक इन इंडिया, भारत में वाणिज्यिक बैंकों के ऊपर एक उनको और ज़्यादा उनके बोर्ड को सशक्त बनाने के लिए एक डिस्कशन पेपर रखा गया है, पब्लिक डोमेन में रखा गया है। लोगों से, पब्लिक से कमेंट भी RBI ने इनवाइट की है। तो ये देखो बेसिकली इसमें करना क्या चाह रहा है, देखो RBI कह रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रस्ताव रखा है कि प्रपोज्ड ए स्ट्रॉन्गर बोर्ड फॉर बैंक्स फॉर इम्प्रूविंग गवर्नेंस एंड स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स फॉर CEOs एंड होल टाइम डायरेक्टर्स, मतलब बैंक के बोर्ड को मजबूत करने के लिए और उनके गवर्नेंस में को सुधार करने के लिए और मजबूत और सशक्त प्रावधान के लिए, किन के लिए? जो CEOs है बैंक के और जो ऑल टाइम जो डायरेक्टर्स है उनके लिए। द नॉर्म्स आर एप्लीकेबल टू प्राइवेट, फॉरेन एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो ये प्राइवेट बैंक पे भी एप्लीकेबल होंगे, फॉरेन बैंक पे भी होंगे और पब्लिक सेक्टर बैंक सभी पे ये एप्लीकेबल होंगे, ये बात हम ध्यान रखेंगे। अब इसमें देखो क्या क्या इसने अभी कुछ रखे हैं प्रपोजल में, क्या क्या प्रावधान है। इसमें लिखा है बैंकिंग रेगुलेटर, जो बैंक का जो रेगुलेटर है कौन है? वो RBI है। द बोर्ड, उसने कहा है कि बोर्ड मेंबर शुड नॉट बी ए मेंबर ऑफ एनी अदर्स बैंक बोर्ड,
कि जो भी बोर्ड मेंबर होगा किसी बैंक का, वो किसी अन्य बैंक का भी बोर्ड मेंबर नहीं होना चाहिए, या ना ही वो आरबीआई में होना चाहिए उसके बोर्ड में। एंड शुड नॉट बी आइदर ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ना तो वो एमपी होना चाहिए और ना ही वो एमएलए होना चाहिए, ठीक है, और ना ही वो किसी म्यूनिसिपैलिटी का मेंबर होना चाहिए या अन्य लोकल बॉडी का। ये सारी बात भी रखी गई है। देखो, अगर आपको पता हो कि बीच में एक रिपोर्ट आई थी 7-8 महीने पहले कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के अंदर एनपीए और बैड लोन की जो समस्या है वो कम क्यों है, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा कारण बताया था कि उनका गवर्नेंस बहुत अच्छा है, ठीक है। और बैंक में गवर्नेंस पे जो उसको इम्प्रूव करने के काफ़ी सजेशंस दिए जा रहे हैं। तो बैंकिंग गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए ही आरबीआई इस पेपर को लेके आया है। फिर देखो इसमें क्या लिखा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ ए बैंक शुड नॉट बी लेस देन 6। किसी भी बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 6 मेंबर से कम नहीं होने चाहिए और ना ही वो 15 से ज़्यादा होने चाहिए। ये उस डिस्कशन पेपर में बोला गया है। और उसमें बोला है जो मेजोरिटी होगी और जो बहुमत होगा वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का होगा, जो स्वतंत्र निदेशक है उनका बहुमत होगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या बोला है कि साल में कितने दिन में, एक साल में 6 बार मिलेंगे कम से कम, मतलब हर 60 दिन में एक बार उनको मीटिंग करनी होगी, ये बात बोली गई है उसके बाद, ठीक है। इसके साथ साथ जो ये डिस्कशन पेपर है इसमें बोला गया है सजेस्टेड अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट एंड टर्मिनेशन ऑफ ऑल टाइम डायरेक्टर्स एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शुड बी विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ आरबीआई। कि अगर आपको इन बैंक्स का जो चाहे ऑल टाइम डायरेक्टर्स हो या वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो, उनके लिए अगर उनको क्या करना है, अपॉइंट करना है या रीअपॉइंट करना है, टर्मिनेट करना है, तो उसके लिए आरबीआई से क्या लेना होगा, अप्रूवल लेना होगा, ये बात की गई है। फिर एज लिमिट के बारे में बोला है इसमें कि जो अपर एज लिमिट होगी जो सीईओज़ की और जो होल टाइम डायरेक्टर्स की, वो मैक्सिमम कितनी बताइए, 70 साल होगी। एंड द नॉर्म्स एंड इज़ ए नॉर्म फॉर प्राइवेट बैंक एट प्रेजेंट, जो प्राइवेट बैंक के लिए अभी ये नॉर्म्स है 70 साल का। और बैंक्स विल बी फ्री टू सेट ए लोअर एज लिमिट, मतलब आरबीआई ने बोला कि मैक्सिमम एज तो 70 होगी और मिनिमम जो बैंक का बोर्ड है वो खुद डिसाइड कर लेगा, ये सारी बात की गई है। तो इस हिसाब से यहाँ पे कुछ गवर्नेंस रिफॉर्म्स के लिए आरबीआई ने एक क्या है डिस्कशन पेपर को मतलब उसको लेके आया है। तो उसी से जुड़े कुछ मोटी मोटी बातें मैंने आपको बता दी। गवर्नेंस की बात क्यों की जा रही है रिफॉर्म्स के लिए, ठीक है। उससे क्या है, बैंकों की जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करने की बात की जा रही है। अब आगे चलते हैं इसमें। ये देखिए एक और जो आज की आखिरी खबर है वो है कोयम्बटूर नाउ कोयम्पुथूर, मतलब कोयम्बटूर का नाम बदल के क्या कर दिया गया है, कोयम्पुथूर सिटीज़ गेट्स न्यू तमिल नेम। अभी जो तमिलनाडु की सिटीज़ को कुछ नए नाम दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, टू इम्प्रेस अपॉन द सिग्निफिकेंस ऑफ तमिल फोनेटिक्स द AIDMK गवर्नमेंट हैज़ इश्यूड ए गवर्नमेंट ऑर्डर अमेंडिंग द इंग्लिश स्पेलिंग ऑफ, मतलब तमिलनाडु में जो 1018 सिटीज़ है उनके इंग्लिश नाम को अमेंड करने के लिए जो वहाँ की सरकार ने, ठीक है, एक क्या लेके आई है वहाँ के लिए, एक आदेश लेके आई है, ठीक है, जिसमें उनको नए नाम दिए जाएंगे, जिसमें कोयम्बटूर का जैसे नाम क्या हो जाएगा, कोयम्पुथूर। उसके बाद इन्होंने बोला है कि अगर सरकार इस ऑर्डर को लेके आई है तो उसमें क्या क्या टेक्निकल इम्प्लीकेशंस होगी। यहाँ पे एक पैराग्राफ है, छोटा सा ही पढ़ के बता देता हूँ कि जो 1000 से ज़्यादा सिटीज़ के नाम बदल रही है सरकार, उसके लिए काफ़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में चेंज करना होगा, काफ़ी एक्सपेंसिव होगा, लेबोरियस होगा, ठीक है। और विल बी चेंज्ड ऑन द हाईवेज, देखो हाईवे के नाम बदलने पड़ेंगे, रेलवे स्टेशंस के नाम बदलने पड़ेंगे, जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स है उनमें करेक्शन करना होगा, पोस्टल और अटैच्ड सर्विसेज इनको भी अमेंड करना होगा। तो एक काफ़ी भारी भरकम एक्सरसाइज हो जाएगी, जिसपे जो क्रिटिक्स कुछ बोल रहे हैं इस तरह का, ठीक है। तो ये जितनी खबर थी मैंने आपको बता दी स्टूडेंट्स। अब हम मंडे को मिलेंगे, ओके। निर्माण आइस की डेली करंट अफेयर बेस्ड एमसीक्यू की आज की सीरीज़ यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये पहल पसंद आ रही है तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।